सो ई-कैट एम-कैट में फर्स्ट लेक्चर है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, माई सेल्फ इंजीनियर नसीम जुल्फ़िकार एंड आई एम हियर यू केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, स्टार्ट आगे बढ़ाएं बिना वेट किए। हाँ, नॉलेज इल्म के दो तरीके, साइंस फिलोसफी। साइंस से भी इल्म आता है, फ़लसफ़े भी इल्म आता है। साइंस जो है वो साइंसिया से निकला, इसके मतलब होता है जानना। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से डील करता है, तजुर्बात से जो इल्म हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस की दो मेन ब्रांचेस हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे ज़ूलॉजी, बॉटनी, और फिजिकल साइंस जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर क्या है, अच्छा केमिस्ट्री के अंदर क्या है, मैटर को डिस्कस करते हैं, और फिजिक्स के अंदर क्या है, मैटर के साथ एनर्जी के रिलेट करते हैं। यही होती है साइंस जो आपके सामने क्लियर, नो सिंपल। 9 के बच्चों को भी यही बता रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। केमिस्ट्री है, आगे बढ़े। अच्छा बढ़ने का और केमिस्ट्री का वर्ड खेम से निकला है, खेम से केमिस्ट्री निकला। खेम क्या है, खेम ओल्ड नेम है इजिप्ट का। इजिप्ट है एक मुल्क है, मिस्र कहते हैं अफ्रीका में, उसका पुराना नाम है। वहाँ के लोगों ने सबसे पहले जो है ना वो केमिस्ट्री के इल्म को शुरू किया था, इसलिए खेम इजिप्शियन सॉइल या इजिप्शियन सॉइल को भी कहते हैं, और इजिप्ट का भी पुराना नाम यही था। तो चूंकि इजिप्ट से केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी इसलिए केमिस्ट्री कहते हैं, खेम से निकला ये वर्ड केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये मैं ओरिजिन बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री का वर्ड आया कहाँ से आपके पास है, खेम से आया, और खेम ओल्ड नेम है इजिप्ट का। ठीक है, आगे बढ़े। केमिस्ट्री डिफाइन करें कि भाई क्या है केमिस्ट्री, भाई किसको डिस्कस करती है, किसको डील करती है, मैटर के स्टडी को डील करती है, मैटर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन के बारे में, और जो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं मैटर के अंदर वो केमिस्ट्री डील कर रही होती है। ये सब चीज़ें समझ में आती हैं? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है भाई, मास एंड वॉल्यूम जिसके पास हो। ठीक है, आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल डेस्क, चेयर, मैं खुद मैटर हूँ, पानी, हवा सब मैटर है। आगे बढ़े। मास या वेट, अच्छा दो चीज़ें इसके पास हो, मास और वॉल्यूम हो। मास और वेट क्या चीज़ होती है? अच्छा, यहाँ पर ये फर्क है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर इनमें डिफरेंस है मास और वेट में। अच्छा, फिजिक्स के अंदर डिफरेंस है मास और वेट में, केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। मास एटॉमिक मास कह लो, एटॉमिक वेट कह लो, बातें की। मॉलिक्यूलर मास कह लो, मॉलिक्यूलर वेट कह लो, बातें की। फिजिक्स के अंदर बड़ा मामला अलग है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, वो ही मास है, वही वेट है कि मैटर की कितनी तादाद जो है वो मौजूद है एक सब्सटेंस के अंदर। ऐसा यूनिट इसकी केज किलोग्राम में होती है, सीजीएस में ग्राम में नाप रहे होते हैं। फिजिक्स के अंदर वेट डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि वो फोर्स जो किसी सेंटर की तरफ खींच रही है, मतलब ऐसी किसी बॉडी पर इतनी फोर्स लग रही है जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वो उसको वेट कहला रहा होता है। ठीक है, उसको W=mg से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट एक ही चीज़ है, तो जब मैं मॉलिक्यूलर मास कहूँ या मॉलिक्यूलर वेट कहूँ थ्रू आउट द सेशन तो बात एक ही होगी। ठीक है, आगे बढ़े। वॉल्यूम किसे कहते हैं भाई? स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉडी, कोई बॉडी कितनी स्पेस ऑक्युपाई करती है उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वही चीज़ मैटर कहला सकती है, वरना वो मैटर नहीं है। आगे बढ़े। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। जैसे किसी क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। ये अगर आपको किसी स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे करेंगे? स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यस 4/3 दैट इज पायर। पायर स्क्वायर नहीं है वो चीज़, दैट इज यस पायर क्यूब है। ओके, दैट्स गुड। सिलेंडर का कैलकुलेट करना है वॉल्यूम 1/3 पायर स्क्वायर एल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कौन का अलग है, सबके फॉर्मूले डिफरेंट है, अब इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें, 3 कॉमन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे बढ़े। सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ अनकॉमन स्टेट्स हैं, प्लाज्मा, सुपर कूल्ड लिक्विड, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या चीज़ होती है भाई? प्लाज्मा किसे कहते हैं, किसी को पता है? एनीबॉडी नोस प्लाज्मा? आयोनाइज्ड एटम्स। आयोनाइज्ड एटम तो आयन हो गया, प्लाज्मा कैसे हो? और कोई जवाब दें? और कोई? हाईली आयोनाइज्ड एटम्स, नॉट आयोनाइज्ड, हाईली आयोनाइज्ड एटम। एटम आयोनाइज कैसे होता है? जब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, आयोनाइज हो गया। और हाईली आयोनाइज कब होगा? जब उसके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वो हाईली आयोनाइज हो जाएगा। बेयर न्यूक्लाई, सिर्फ खाली न्यूक्लियस बच जाएगा, तो वो कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को ऑब्जर्व आप कहाँ कर सकते हैं? कभी देखा आपने प्लाज्मा जैसे कोई चीज़ देखी आपने कभी ज़िंदगी में अपने? किसी ने देखा प्लाज्मा को? एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी ऐसे स्टेट की जो प्लाज्मा स्टेट पर? नोबडी कैन गिव। ये प्लाज्मा जनरेट होता है सूरज में, सन में। सूरज में काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, उस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, वो प्लाज्मा बन जाता है। अब उस प्लाज्मा क्या करता है, और सूरज वो प्लाज्मा खारिज भी करता है कॉस्मिक रेस की सूरत में।
वो प्लाज्मा खारिज कर रहा होता है और वो प्लाज्मा जो है ना वो जा रहा होता है, मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स की तरफ मूव करके जा रहा होता है। और वो प्लाज्मा बड़े डेंजरस होते हैं। अगर आपके मतलब कि अगर उस प्लाज्मा में ये है ना कि अगर आपकी बॉडी में अगर वो जाकर स्ट्राइक कर ले तो बड़ा हार्मफुल होता है अगर वो प्लाज्मा आ जाए। तो फिर क्या किया गया है कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई है अर्थ में। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि उस प्लाज्मा को नॉर्थ और साउथ पोल से डिफ्लेक्ट कर देती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से डिफ्लेक्ट कर देती है। तो जब वो प्लाज्मा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजर रहा होता है ना, तो उसकी इतनी हाई एनर्जी होती है ना कि वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है हवा में ऊपर, वो उनको आयनाइज करते हुए जा रहा होता है। और जब एटम्स आयनाइज होते हैं ना तो सूरत में रोशनी डिस्चार्ज ट्यूब जैसे होता है ना, एक स्पार्क निकलता है। और वो स्पार्क आपको दिख सकता है कहाँ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले कंट्रीज़ में। दैट इज़ यहाँ पर अब दिख रहा होगा डेंसिंग लाइट्स, ऑरोरा, ऑरोरा बोरियालिस, एक ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस होता है, दो तरह के होते हैं। ऑरोरा किसे कहते हैं कि वो नॉर्थ पोल अगर आप जाए ना, कि नॉर्थ पोल कंट्री नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क बड़े ठंडे होते हैं, उनमें सर्दियों की रातों में क्या होता है, आसमान में ऐसे बड़े खूबसूरत से डांसिंग लाइट, कार्टून्स वगैरह में देखा होगा इस तरह से लाइट्स, डांसिंग लाइट्स दिख रहे होते हैं। ये डांसिंग लाइट है कि असल में ये ऊपर से गुजर रहे हैं यहाँ से प्लाज्मा, वो आयनाइज करते हुए जा रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन को। तो ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब आप आसमान में बनता हुआ देख रहे हैं जो स्पार्क प्रोड्यूस करे ग्रीन कलर का डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये प्लाज्मा होता है जो कि इस तरह से ऑब्जर्व हो रहा होता है, ऊपर से वो निकल रहा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये प्लाज्मा बहुत सारे बच्चे इसको जेली को प्लाज्मा कहते हैं, बट वो जैसे है ना ब्लड प्लाज्मा, लेकिन वो बायोलॉजिकल प्लाज्मा होता है। बायोलॉजी में भी ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, लेकिन वो ये प्लाज्मा नहीं होता, वो जस्ट एक सेमी सॉलिड टाइप की एक चीज़ होती है जो खून जमाता है, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड में ग्लास लिक्विड और सॉलिड के बीच की एक चीज़ हम उसको कह सकते हैं। ये एक लिक्विड है लेकिन सुपर कूल्ड लिक्विड है। फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी है ग्लास के अंदर, ग्लास फ्लो कर सकता है लिक्विड की तरह, है ना। कि अगर कोई बहुत पुराने शीशे शोकेस के होते हैं ना, वो ग्लास वो फंसते हैं, वो नहीं खुलते आराम से, क्योंकि ऊपर से वो पतले हो जाते हैं, नीचे से वो मोटे हो जाते हैं फ्लो करने की वजह से, तो वो स्टक हो जाते हैं। तो सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है ग्लास। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बिल्कुल एक रेयर स्टेट ऑफ मेटल है जिसको लैब में बनाया था आर्टिफिशियली, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। ये दो साइंटिस्ट के ऊपर है, एक आइंस्टाइन थे जिन्होंने इस पर काम किया था, और दूसरे चंद्रशेखर बोस। चंद्रशेखर बोस इंडियन साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज होल्डर। तो बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर ये छठा फॉर्म ऑफ मैटर बताया, तो उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया जाता है। क्लियर है? सही है। स्टेट तो 3 कॉमन स्टेट्स है, बाकी ये अनकॉमन स्टेट्स है जितने कॉमन नहीं है, 6 टोटल स्टेट्स हो गए। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमीडिएट डिस्टेंस, गैस के पार्टिकल फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? इस वजह से ये सारे के सारे फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड नो फिक्स शेप, सॉरी नो फिक्स शेप बट अ फिक्स वॉल्यूम, और नेदर डेफिनेट शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। क्लियर? पता है ये सब चीज़ें आपको? आगे बढ़े। इंटर कन्वर्जन, सॉलिड लिक्विड। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई चीज़ पर शक है तो आप क्लास में रोकें कि सर ये मुझे ये बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा मकसद है भी इस सेशन को लेने का ये है, हर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अजबर याद हो। नींद में उठा के रात के 3 बजे को नींद में उठा के पूछे ना, आप बता दो ये चीज़ ये है। एप्टीट्यूड में ये कॉन्सेप्ट तो ये ऐसे फिंगर टिप पे होने चाहिए ना सारे, कि बस कोई इसकी हद ही नहीं होनी चाहिए। रैपिड फायर सोचने के लिए 1 सेकंड में नहीं चाहिए होना चाहिए सब चीज़। ये ऐसे कॉन्सेप्ट अभी मैं शुरू में आपको दे रहा हूँ। अगर ये नहीं है तो आप कभी भी एप्टीट्यूड की क्लास में नहीं बैठ सकते, ना पढ़ सकते हो, इतने फास्ट कोर्स निकलता है उसके अंदर, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन करनी है स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो हम सॉलिड लिक्विड गैस को हम डिफरेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस और ये प्लाज्मा, ठीक है। तो सॉलिड को अगर आप लिक्विड बनाना चाहें तो हीट करके बना सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग के अलावा एक और नाम देते, कौन बताएगा? बॉइलिंग भी कहते हैं मेल्टिंग, कैसे? यस, फ्यूजन इट इज, यस गुड। फ्यूजन एंड मेल्टिंग दे बोथ आर सेम थिंग। आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बर्फ की मेल्टिंग, बर्फ किस टेम्परेचर पे पिघलता है? जिस 0 डिग्री सेंट, रूम टेम्परेचर पे ना, 0 डिग्री सेंट। याद रखिए लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वही सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर एक्चुअली द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? जिस पर 2 स्टेट इक्वली एग्जिस्ट करती हैं, वो कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा सल्फर में कि जो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये अल्फा सल्फर बीटा सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इसमें एरोम्बिक सल्फर और ये आपका मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंडरी चैप्टर 4 की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं? कि जब सॉलिड लिक्विड दोनों हो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। 0 से कम पर क्या होता है कि फिर वो सॉलिड बनना शुरू होता है, 0 से ज़्यादा पर वो लिक्विड की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेल्टिंग पॉइंट आइस की है, और यही फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर की, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। अच्छा, लिक्विड को गैस बनाना है, वेपोराइजेशन, और क्या कह सकते हैं इसको? लिक्विड की गैस में कन्वर्जन, पानी का उड़ जाना, तो दैट इज वेपोराइजेशन और एवोपरेशन। और क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग भी कह सकते हैं। बॉइलिंग और एवोपरेशन में क्या फ़र्क है?
Yes, evaporation exists at all temperature and boiling exists at high temperature and a fixed temperature. वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100. नहीं, ये वाटर की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है. वाटर की बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल है, कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है वाटर की. बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है. तो जब आप 100 डिग्री बोल रहे होता है ना, ये उस वक्त 100 डिग्री हो जब बाहर का प्रेशर 1 atm होगा. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. बॉइलिंग पॉइंट वरना कुछ भी हो सकती है. वाटर 95 पे भी बॉयल हो सकता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर, है ना. प्रेशर ऊपर जाते रहता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होती रहती है. ठीक है, सही है. ये तो बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल में तो हर कोई फंस जाता है भाई, इसमें परेशान नहीं होना. ठीक है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट होना चाहिए कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन वेपोराइजेशन है या बॉइलिंग है या एवापोरेशन है. अच्छा, गैस से वापस आ रहे हैं अगर लिक्विड में, तो दिस इज कंडेंसेशन. कोई बेस्ट एग्जांपल कंडेंसेशन की? वाटर में स्टीम. यस, ठीक है. वाटर को बॉयल करते हैं तो स्टीम जो है वो ऊपर अपवर्ड जाता है और फिर वो लिड के साथ जाकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट इज कंडेंसेशन. या बारिश का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन होता है कि गैस है ना, बादल क्लाउड्स क्या हैं? दे आर क्लाउड्स आर एक्चुअली दे आर गैसेस जो कि लिक्विड बनकर वो बरस रहे हैं. ठीक है. आपने वो भी तो एग्जांपल आइस क्यूब में गैस में लिक्विड पे तो कन्वर्ट नहीं. नहीं, आइस क्यूब की एग्जांपल नहीं हो सकती. क्या कह रहे हो? सर, जो आपने कैंडल वाली एग्जांपल दी थी, जो कार्बन दैट इज दिस, वो ये नहीं है, वो ये नीचे आ रही है. अच्छा, ठीक है, वो ये है जो तुम बता रहे हो. ठीक है. अच्छा, लिक्विड से सॉलिड पे गए तो फ्रीजिंग, जमना. ठीक है, जैसे अच्छा सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, दिस प्रोसेस सब्लिमेशन. और जो सब्लिमेशन करते हैं वो सब्लाइम सॉलिड होते हैं. एग्जांपल देखिए सब्लाइम सॉलिड की. कैम्फोर हो गया, काफूर हो गया, उसके अलावा ड्राई आइस हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और नेप्थलीन हो गया, नेप्थॉल हो गया. ठीक है, और आयोडीन हो गया, बहुत सारे. ठीक है, ये सारे सब्लाइम सॉलिड है. सब्लाइम सॉलिड होता क्यों है, कोई ये बता. भाई बर्फ है, डायरेक्ट गैस नहीं बन रहा, लेकिन जो ये है आयोडीन है, डायरेक्ट गैस बन जा रहा है. क्यों? यस, वेरी गुड, वेल डन. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या होती है उसके अंदर, वीक होती हैं. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, वो कौन सी वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं ये? वो कौन, क्या नाम है उस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स का जिसकी वजह से ये डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स. ठीक है, गुड. अच्छा, ये डिफरेंस टीचर के स्टडीज़ का है. ठीक है ना. आप भी बॉयज़ भी माशाल्लाह यू आर ग्रेट स्टूडेंट जो बैठे हुए होंगे, लेकिन मसला है कि आपने पढ़ा नहीं है ना, तो दैट्स वाई यू आर सीइंग कि नहीं हो रहा होगा थोड़ा. वरना ये बच्चे हैं कि दैट से पता नहीं 4 साल से पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फ़र्क रहेगा हल्का सा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फ़र्क ओवरकम करेंगे. तभी ये टॉपिक करवा रहा हूँ, लेकिन तमाम बच्चे सेम लेवल पे हैं छोटी छोटी बातों पे. वरना ज़्यादातर स्टूडेंट को ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्लास में मुझे ये क्या चीज़ है. ठीक है. अच्छा, अब मैं आगे जाकर और डिस्कस करता हूँ. अच्छा, अगर मैं ये जो फरीना अभी बता रही है, फारीना, तो ये कह रही है कि मतलब सॉलिड है, मतलब आइस है. आइस है तो आइस में से धुआं निकल रहा होता है, तो वो भी सब्लिमेशन है कि नहीं है? आइस है ना, ठंडा आइस निकाला है बिल्कुल, वो धुआं निकल रहा है उसके अंदर से, सब्लिमेशन है. बोलो बोलो क्या है फिर वो? नहीं तो बर्फ़ से धुआं निकल रहा है. यस, वेरी गुड. तो ये असल में दिस इज नॉट सब्लिमेशन. वो आइस का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है ना कि आसपास की जो गर्म हवा है ना वो उसको ठंडी कर देता है और वो लिक्विफाई करता है. तो वो धुआं असल में बर्फ़ से नहीं निकल रहा होता है, वो बर्फ़ के आसपास की हवा जो है ना बर्फ़ के, वो ठंडी हो रही होती है. तो दैट्स वो सब्लिमेशन. बहुत सारे बच्चे कह रहे हो तो उसको, बट वो नहीं है. बिल्कुल सेम जैसे ठंडे पानी के बोतल में वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं चारों तरफ, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो. अच्छा, अगर गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी इन स्टूडेंट ने बताया था कि भाई आयोनाइजेशन की वजह से होता है, तो अगर गैसेस जब आयोनाइज हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे बाहर निकाल दो तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा अगर दोबारा इलेक्ट्रॉन दे दो उनको डीआयोनाइजेशन हो जाता है, फिर वो गैस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे. तो गैस से भी ज़्यादा मतलब कि अगर टेम्परेचर हीट करना पड़ता है प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए, और वो सूरज के कोर में, सूरज के सरफेस में ऐसा मुमकिन है. तो हमारे अर्थ में इतना टेम्परेचर हम रेज नहीं कर सकते, तभी अर्थ में प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता. क्लियर? यहाँ से सारी चीज़ें इंटर कन्वर्जन. आगे बढ़े. चेंजेस, भाई मैटर के अंदर 2 तरह की चेंजिंग आती है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. क्या फ़र्क है? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जो रिवर्स हो सकता है. ठीक है, ठीक है. ये अगर जो है वो मार्कर ले, इस मार्कर है ना, इस मार्कर को हमने ओपन अप कर दिया तो ये एक चेंज आ गया उसके अंदर, लेकिन ये फिजिकल चेंज है, वापस भी हो सकता है. ये फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज जो वापस नहीं हो सके, लकड़ी जला के कोयला बना दी, क्या कोयले से वापस लकड़ी हासिल कर सकते हो? नहीं, दैट इज़ द केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता कोई, है ना भाई. नया सब एक रबर बैंड उसको खींच दिया तो वो रबर बैंड ही है, चेंज आ गया उसके अंदर, लेंथ चेंज हो गई. लेकिन केमिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है रिएक्शन के थ्रू. फिजिकल चेंज को हम किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं दिखा सकते. जैसे कि फिजिकल चेंज, जैसे स्टेट चेंज,
अब ये देखो, ये इसमें मैं कह रहा हूँ बर्फ़ पानी बन रहा है, ये रिएक्शन है, बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए? नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कौन लिखता है? कोई भी नहीं लिखता। केमिकल इक्वेशन सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघल जाना, ये एक फिजिकल चेंज, इसमें स्टेट चेंज हो रहा होता है। या रबर बैंड को आपने स्ट्रेच कर दिया, ये एक फिजिकल चेंज। या आपने किसी लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दिया, ये एक फिजिकल चेंज है। इसने लोहे में आपने ड्रिल कर दिया, चेंज आ गया, फिजिकल चेंज है। रिपीट भी उसके चेंज को ख़त्म भी कर सकते हैं। और बर्निंग ऑफ मतलब मैच स्टिक, माचिस को जला दिया, कोयला बन गया। स्टेट और शेप जो चेंज लिखा हुआ है ये चीज़, अच्छा ये, अच्छा यहाँ पर ओके। फिजिकल चेंज जब आती है ना तो किसी भी चीज़ की स्टेट या शेप चेंज हो रही होती है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पानी बन गया तो फिजिकल चेंज है, स्टेट चेंज हो गई ना। या पानी को आपने गैस बना दिया, स्टीम बना दिया तो स्टेट चेंज हो गई। शेप चेंज से मुराद क्या है? जैसे आपने मार्कर है उसको खोल दिया, स्टेट चेंज हो गई, वो शेप चेंज हो गई, इसकी लकड़ी तोड़ दिया, स्टेट चेंज हो गई। इसको रिवर्स कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें जो है वो कोई स्टेट चेंज नहीं होता, बल्कि नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। स्टेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो वो फ़र्क है केमिकल और फिजिकल चेंज में। ये मुझे भी बचपन से खुद फिजिकल और केमिकल में बड़ी पंचायत का सामना करना पड़ा यार। मेरे समझ में नहीं आता फिजिकल और केमिकल क्या चीज़ है। कुछ तो है, तो ये मैंने अपनी तरफ से दिखाया कि ये असल में बुनियादी फ़र्क है जो फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर होता है। मतलब चेंज तो दोनों है, तब्दीली दोनों है, बट एक में फिजिकली तब्दीली आ रही है, एक में केमिकली आ रही होती है। और हम केमिस्ट्री में केमिकल चेंज डिस्कस करते हैं, ये फिजिक्स डिस्कस करता है फिजिकल चेंज के बारे में। स्ट्रेस क्या लगा है, स्ट्रेन क्या लगा है, ये सब केमिस्ट्री का काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। एटम, आगे बढ़ें। और ग्रीक वर्ड से निकला है भाई एटम, एटोमोस। एटोमोस मतलब इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। कोई ज़रूरत नहीं मुझे एक्सप्लेन करने की इन चीज़ों को। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है किसके गिर्द भाई? न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, किसके अंदर? शेल के अंदर, या ऑर्बिट के अंदर, या एनर्जी लेवल के अंदर। एक और नाम होता है उसका जो बोहर ने दिया था, हमारा नाम बताइए। ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, एक और नाम कहते हैं। 3 नाम तो हैं, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल। एक और नाम होता है, बोहर ने ये नाम दिया था, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। जिस शेल, सब शेल अलग चीज़ है, वो सब शेल, ऑर्बिटल वो अलग चीज़ है। शेल की दूसरा नाम है, पूछ रहा हूँ आपको, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट भी नाम होता है इसका, जो बोहर ने दिया था, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, काफ़ी टाइम हो गया, सब पेपर भी नहीं दिया ना, मसला ये उन लोगों ने कहाँ याद रहेगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक एटम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव न्यूट्रॉन्स, जीरो चार्ज वाले न्यूक्लियस के अंदर होती है दोनों चीज़ें। न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होता है भाई? न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, पूरे न्यूक्लियस के चार्ज को किस अल्फाबेट से शो किया जा सकता है? एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ZE से शो करते हैं ना। E से इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है और E से प्रोटॉन का चार्ज भी है, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ साइंस का फ़र्क है ना। दैट इज़, ये भी प्रोटॉन का चार्ज भी आपके पास 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही होता है, बट वो माइनस में होती है, प्लस में होता है। ठीक है, और Z एटॉमिक नंबर है, जितना भी प्रोटॉन्स है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते, ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस का आपके पास आ गया। ये आगे शेल्स, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। शेल वेल नहीं होते हैं, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल, सब एनर्जी लेवल, ये सब होता है। ये शेल्स KLMNOPQRST, कितने शेल्स मैक्सिमम होते हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कौन बताया, कितने होते हैं? 7। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर देयर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, कोई 6 या 7 नहीं होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी काउंटिंग कोई भी नहीं है। 7 शेल तो इसमें अकोमोडेट होता है इलेक्ट्रॉन, 7 से आगे भी अकोमोडेट हो सकता है अगर आप उसको हीट करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं किसी भी एटम के अंदर। हाइड्रोजन के पास शेल कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, पहले में इलेक्ट्रॉन होता है, शेल तो उसके पास भी इनफाइनाइट है, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन होता नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी किसी में होता है। शेल कोई रास्ता तो है नहीं, वो इमेजिनरी पाथ है, जस्ट वो एक एरिया है ना, वो तो अराउंड जिस पे न्यूक्लियस अराउंड घूम रहा है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ नेक्स्ट में फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आगे जाकर। KLMNOP इस तरह से नाम लिख रहे होते हैं, ये सारे शेल्स होते हैं। ये तो पता है आपको एटम के बारे में सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। हाँ जी, तो टाइम बताओ मुझे एक बच्चा और। 5:45, चलो ठीक है। तो एटम कंबाइन होंगे, क्या बना? मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल में बस के सिंपल सा फर्क है भाई, एटम्स हैं कंबाइन हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है?
एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है? एटम सिंगल एलिमेंट एक ही किस्म के एटम सोल होते हैं। यस, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। जैसे सारे क्लास में इंसान बैठे हैं इस वक्त, सारे इंसान क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल बैठे हुए हैं। सही बात है ना? इंसान सारे हैं लेकिन कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। बिल्कुल वैसे ही एटम सारे हैं लेकिन कोई सोडियम का है, कोई लिथियम का है, कोई पोटेशियम का है तो एटम ही सारे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब उस एटम के अलग अलग नेम रख दिए हमने, डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर, कितना प्रोटॉन है उसके लिहाज से। किसी एटम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसका नाम हाइड्रोजन रख दिया, अब वो एलिमेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के भी एटम होंगे लेकिन ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। एक तरह के एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये इसकी वर्बल डेफिनेशन है ना, कि एक ही तरह के एटम से मिलकर जो भी चीज़ बनती है उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे सोडियम, जैसे गोल्ड है, गोल्ड रिंग आपके पास है, तो मैं गोल्ड रिंग उठाकर कहूँगा कि ये एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है एक ही तरह के एटम से, सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलकर बना हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसके अंदर। सही है भाई? तो और एलिमेंट, सल्फर, गंधक उठा लूँगा मैं, पीले रंग का गंधक जो टंकी में डाला जाता है, मैं बोलूँगा बेटा ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्फर के एटम्स और कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। पानी उठा लूँगा, अब ये एलिमेंट नहीं है, अब वो दैट इज़ अ कंपाउंड, तो क्या वो कॉम्बिनेशन से बना हुआ। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है? क्या मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? अच्छा, सही है, सेम एटम से मिलकर बनता है। इट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक सेकंड, क्या ये सेम एटम से मिलकर बना है? नहीं। क्या इस वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? कैसे? आपकी डेफिनेशन गलत हो गई यहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ऐसे ही ना? ये, लेकिन ये भी मॉलिक्यूल ही है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। और कौन बताएगा? कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है। कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है? नहीं, ये कंपाउंड है लेकिन कोवेलेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखें, इसका सिंपल क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ, ये सबसे दिमाग की दही टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री का। तुम पीएचडी कर लो केमिस्ट्री में, यहाँ फंस जाओगे आके, ठीक है। इसको समझाने भी बड़ा मुश्किल है, ये मैंने बहुत बार समझाया लेकिन मतलब बहुत बार बच्चे लैग करते हैं इसमें। एटम और एलिमेंट का फ़र्क तो समझ में आया है। अब जो हम कंपाउंड्स के एलिमेंट जब साथ में मिलते हैं, एलिमेंट जब साथ में मिलते हैं तो कंपाउंड बना लेते हैं। एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कंपाउंड है, एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे H है, Cl मिल गया तो कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे आपस में तो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ये कंपाउंड एक है, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। HBr ये भी एक कंपाउंड है, HF ये भी एक कंपाउंड है, SO2 ये भी एक कंपाउंड है। एलिमेंट्स मिल गए तो कंपाउंड बन गया। अब कंपाउंड दो तरह का बन सकता है, आयोनिक या कोवेलेंट, आयोनिक या कोवेलेंट, ठीक है। अच्छा, NaCl मिल गया तो ये भी एक कंपाउंड ही है, यस। अब जो ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किस चीज से मिलकर बना होगा? छोटे छोटे क्रिस्टल्स से, फॉर्मूला यूनिट्स से। और कोवेलेंट, ये सारे कोवेलेंट हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, देखो अगर आपको मॉलिक्यूल्स को बताना है, मॉलिक्यूल्स क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये तो समझ गए। उसके बाद फिर अब एक और तरह से डिटेल में बता दो, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? जब एलिमेंट्स साथ में जुड़ जाता है, एलिमेंट्स का साथ में कंबाइन हो जाना, एलिमेंट्स साथ में मिलते हैं, कंपाउंड बन जाता है। अब लेकिन यही कंपाउंड जो आपके पास है, आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है। जैसे ये आपके पास NaCl आयनिक है और ये सारे आपके पास कोवेलेंट हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा ना, नमक, अब नमक किस चीज़ से मिलकर बना है? एलिमेंट से तो मिलकर बना ही है, एलिमेंट्स, और साथ में ये जो है वो कंपाउंड तो है, ठीक है। एलिमेंट से मिलकर तो बना है Na और Cl से, लेकिन इसके छोटे छोटे क्या होंगे? इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे। कभी भी हम NaCl के मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे दुनिया में कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, नहीं। ये आयनिक सॉलिड सारे क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, इसके क्रिस्टल्स होंगे। और HBr, H2, HCl, HF, SO2 के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ होती है, ये फ़र्क होता है आपके पास असल में एक क्रिस्टल में और एक मॉलिक्यूल में। क्रिस्टल सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, मॉलिक्यूल सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं। तो यहाँ जो मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ ना, एग्जाम्पल में यहाँ पे कोई भी बच्चा NaCl नहीं लिख सकता। अगर आप बोलोगे सर ये भी तो दो एटम से मिलकर ही बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है? लेकिन आयनिक कंपाउंड बन रहा है। आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं करते कभी भी, सिर्फ कोवेलेंट के लिए करते हैं। क्लियर है? आपने याद की नहीं है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने ड्रॉ किया है,
मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ किया बड़ा, ठीक है ना, कि भाई H2O का शेप ये होता है, बेंट होता है, और इस तरह से जो है वो BeCl2 का लीनियर होता है, BF3 का ट्राइगोनल होता है, NH3 का पिरामिडल होता है, किया है ना, वेस्पर मॉडल, HOM मॉडल। कभी जिंदगी में तुमने कभी सोडियम कार्बोनेट का किया है, कैल्शियम कार्बोनेट का किया है? ये भी तो है, इसको करके दिखाओ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो शेप कहाँ से होगा इसका? ये असल में क्रिस्टल्स हैं, इसके क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं। क्रिस्टल्स की अलग दुनिया है। सीटो और HMT याद है ना, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिकल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ये है क्रिस्टल्स की दुनिया, वो अलग है। अब वो हम इंटर में पढ़ते ही नहीं है, वो बड़ी क्लासों में जाकर हम पढ़ते हैं। फेस सेंटर्ड क्या होता है, बाकी चीज़ें ग्रेजुएशन में जाकर पढ़ते हैं। तो एटम्स मिले तो मॉलिक्यूल बना। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स को कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स। अब जैसे ये हमारे पास वाटर है, ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जब हम बात करें कि HCl की बात करें, HF की बात करें, HBr की बात करें, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। डायटोमिक के अंदर फिर दो आते हैं, होमोडायटोमिक और हेटेरोडायटोमिक। होमोडायटोमिक में दो सेम एटम्स होंगे और उसमें दो डिफरेंट अलग अलग एटम्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर जो है वो अपने स्कोर्स को रोक रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल स्टार्टिंग में थोड़े से लेक्चर स्लाइड्स और है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सेचुरेशन भी हो जाएगी बहुत सारा। तो पहले इतनी चीज़ें जितने पढ़ा है अभी, इन चीज़ों के बारे में टेस्ट कंडक्ट करूँगा, देन आफ्टर ऑल फिर क्लास को ऑफ करूँगा, ठीक है।